कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। पाखी ने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ उसके साथ। विनीत के पास उसके लिए वक्त ही नहीं होता था। कुछ महीने ससुराल में गुजारने के बाद पाखी ने अपने मायके जाने की बात कही तो विनीत कुछ दिनों के लिए पाखी को उसकी माँ के घर छोड़ आया। घर वालों से मिलकर पाखी का चेहरा एक बार के लिए खिल गया। वो ससुराल की सारी कड़वी बातें भूल गई। सब पाखी के आने से खुश थे। माँ तो उसके लिए नया नया खाना बना रही थी। कुछ दिन बाद अचानक से पाखी की तबीयत बिगड़ गई। उसे उल्टियाँ होने लगी और सर दर्द भी हो रहा था। पाखी अपनी छोटी बहन के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने पाखी का चेकअप किया और पाखी के कुछ टेस्ट किए। रिजल्ट पॉजिटिव देख डॉक्टर ने कहा, तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है और दवाइयाँ टाइम पर लेनी है। पाखी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शादी के बाद आज वो पहली बार दिल से खुश थी। वो बार बार अपने पेट को हाथ से छू कर देख रही थी। पाखी ने बहन को कुछ नहीं बताया और घर आ गई। वो सबसे पहले ये बात विनीत को बताना चाहती थी। शाम को उसने विनीत को फ़ोन किया। पाखी उसे कुछ बताती उससे पहले ही विनीत ने किसी बात को लेकर पाखी से झगड़ा कर लिया। पाखी रोने लगी। उसने फ़ोन काट दिया और फिर से रोने लगी। पाखी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विनीत उससे चाहता क्या है। उसका सर दुखने लगा। उसने पास रखी सर दर्द की दवा खाई और आंख बंद कर लेट गई, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बेचैनी से करवटें बदलने लगी। कुछ देर बाद उठी और सर दर्द की दवाइयाँ और खा ली, सो गई। सुबह उठी तो उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। पाखी अकेले ही डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने पाखी का चेकअप करने के बाद जो कहा, पाखी उसे सुनकर सुन्न रह गई। एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ होगा। अब तक जिस बच्चे को लेकर वो सपने बुन रही थी, वो पाखी की गलती के कारण टूट गए। पाखी का पहला बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। वो उसके लिए खुद को दोषी मानने लगी। जैसे तैसे वो घर पहुंची। घर पर उसने किसी को इस बारे में नहीं बताया। बस झूठी मुस्कान लेकर घूमती रही। एक माँ के लिए अपने बच्चे को खोना क्या होता है, ये सिर्फ एक माँ ही जान सकती है। अपने कमरे में आकर पाखी रोने लगी। एक खुशी का पल आया उसकी जिंदगी में और वो भी उसे दर्द दे गया। पाखी ने विनीत को मैसेज किया, हमने आज हमारा पहला बच्चा खो दिया। तुम्हें किसी की परवाह नहीं है विनीत, किसी की भी नहीं, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैसेज कर कर पाखी फिर से रोने लगी। विनीत ने मैसेज पढ़ते ही पाखी को फ़ोन किया। पाखी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। विनीत पाखी से अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। पाखी कुछ नहीं बोल पाई, बस रोती रही। पाखी कुछ दिन अपनी माँ के पास रही और फिर विनीत उसे लेने आ गया। माँ पाखी का सामान जमाने लगी। पाखी साड़ी पहन रही थी कि अचानक उसकी आंखें भर आई। माँ ने जब पाखी को देखा तो प्यार से उसके हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, अगर जाने का मन नहीं है तो कुछ दिन और रुक जाओ, विनीत जी से मैं बात कर लूँगी। पाखी ने अपने आंखें पोंछते हुए कहा, नहीं माँ, एक न एक दिन तो जाना ही है। कुछ देर बाद पाखी उदास चेहरा लिए वापस विनीत के साथ चली गई। उस हादसे ने पाखी को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। अब वो पहले से कई ज़्यादा गुमसुम और चुप रहने लगी थी। उस घर में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। वो बस घुटती रहती अकेले, बेवजह बेइंतहा, और फिर उसने उसी को अपनी किस्मत मान लिया। बच्चे के जाने के बाद विनीत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी पहले जैसा ही था। उसने नौकरी छोड़ दी और दोस्तों के साथ पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहता। अब रोज शराब पीने लगा था। पाखी बस सब देख रही थी, कुछ बोल नहीं पाती थी किसी को, और उसकी कोई सुनता भी नहीं। जैसे पाखी ने अपने पिता को बर्बाद होते देखा था, वैसे ही वो विनीत को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता देख रही थी, पर कुछ नहीं कर पा रही थी। विनीत कर्ज में डूबा जा रहा था। कर्ज के चलते उसने पाखी के सब गहने गिरवी रख दिए। पाखी ने अपनी जॉब से कमाए पैसों में से कुछ सेविंग की थी। एक दिन उसने विनीत से जाकर कहा, विनीत, मैंने कुछ पैसे बचाए हैं जिनसे मैं अपने आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। मैं एलएलबी करना चाहती हूँ विनीत। पाखी की बात सुनकर विनीत ने पाखी का मजाक उड़ाते हुए कहा, एलएलबी कोई बच्चों का खेल नहीं है। वैसे भी प्राइवेट जॉब का ही तुझे इतना घमंड है तो एलएलबी कर लोगी तो हम लोगों को तो कुछ समझोगी ही नहीं। घर में रहो और घर का काम करो, इतना काफ़ी है।
विनीत की बातें सुन पाखी को विश्वास नहीं हुआ कि ये वही विनीत है जो शादी से पहले उससे हजारों बड़े बड़े वादे करता था। पाखी की आंखें भर आई, वो अपने कमरे में चली गई। उसका एक ही सपना था कि एक काबिल वकील बनना, लेकिन विनीत ने उसके सब सपनों को अहंकार की ठोकर मार दी। पाखी और विनीत के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। वजह था विनीत का स्वभाव और उसकी सोच। शादी को 1 साल हो गया था। अब पाखी की सास पाखी पर बच्चे के लिए दबाव बनाने लगी। पाखी ने जब विनीत से इस बारे में कहा तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हर बार बात को टाल देता। पाखी की सास एक अंधविश्वासी महिला थी। वो पाखी को कभी कहीं तो कभी कहीं लेकर जाती, कभी घर में पूजा रखवा लेती। उसे पाखी की परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ अपना वंश चलाने वाला चाहिए था। विनीत के घर एक औरत अक्सर आया जाया करती थी। वो रिश्ते में विनीत की दूर की मौसी लगती थी। वो खुद को भगवान की सेविका बताती थी और लोगों की समस्या का समाधान बताती। विनीत और उसकी माँ उस औरत को बहुत मानते थे। विनीत की माँ के कहने पर वो हमेशा पाखी को कुछ ना कुछ प्रसाद के रूप में खाने को दिया करती थी, जिससे पाखी बीमार रहने लगी। उसे तेज सर दर्द रहने लगा, पर उसकी तकलीफ से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सास और ननद उसे कामचोर बताती और विनीत उसे वक्त नहीं था ये जानने का। वो सारी सारी रात सो नहीं पाती। कई बार दर्द इतना तेज होता था कि वो रो पड़ती। सारी रात करवटें बदलती रहती। विनीत मुंह फेरे सोया रहता। पाखी रात रात भर बाथरूम में जाकर पानी के नल के नीचे बैठी रहती। वो महीनों वो इस दर्द से जूझती रही, पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ना ही उसकी कभी घर वालों को बताने की हिम्मत हुई। जॉब पर जाना, वापस आकर घर का सारा काम करना, बस अब यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। वो अपना ज़्यादातर समय रसोई घर में बिताया करती थी। ज़बरदस्ती हंसने के लिए अपने फ़ोन में वीडियो चलाकर देखती रहती। इधर कुछ दिनों से विनीत अंधविश्वास के चलते एक बाबा के पास जाने लगा। विनीत के साथ साथ उसकी माँ भी उसके पास जाने लगी। विनीत और उसकी माँ ने एक फैसला किया जो कि पाखी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा यू टर्न था। पाखी इन लोगों की सोच से अभी बिल्कुल अनजान थी। वो जानती ही नहीं थी कि उसके अपने ही उसके लिए कौन सा खड्डा खोदने में लगे हैं। वो घटने वाला था जिसने पाखी की ज़िंदगी पूरी तरह बदल के रख दी। अगले दिन पाखी अपने ऑफिस चली गई। शाम को घर जाने से पहले विनीत का फ़ोन आया कि वो उसे लेने आ रहा है। पाखी के पूछने पर उसने कहा कि मार्केट जाना है। पाखी ने विनीत की बात मान ली, विनीत के साथ चली गई। विनीत ने बाइक शहर के एक बड़े मंदिर के सामने रोक दी और पाखी को लेकर अंदर चला गया। पाखी बार बार पूछे जा रही थी, हम यहाँ क्यों आए हैं? विनीत ने कहा, क्योंकि मम्मी भी यहीं है, तुम्हारी कुंडली बनवानी है इसलिए। पाखी चुपचाप मंदिर को देखती रही। वो यहाँ पहले भी कई बार भगवान के दर्शन करने आ चुकी है, लेकिन आज उसे अजीब लग रहा था। एक अनहोनी का डर, कुछ गलत होने का आभास, ना जाने क्यों उसे बार बार हो रहा था। एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में थी, पर वो चुपचाप अपनी जिज्ञासा को दबाए वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद विनीत की मम्मी आई और विनीत और पाखी को अपने साथ चलने को कहा। विनीत और पाखी मम्मी के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर चलकर सब मंदिर के कोने में बने एक कमरे के सामने पहुंचे। तीनों उसमें चले गए। पाखी ने देखा कमरे में ढेर सारी देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। साथ ही कमरे में फ्रिज, टीवी, एसी सब लगा हुआ था। सामने एक गद्दी पर 60-65 की उम्र का एक आदमी बैठा हुआ था। कमरे में 4-5 लोग और भी बैठे थे। सबने अपने अपने हाथ जोड़ रखे थे। मम्मी ने दोनों को बैठने का इशारा किया और खुद भी वहीं बैठ गई। वहाँ मौजूद लोग उस आदमी को महाराज नाम से संबोधित कर रहे थे। वो अपने हाथों में कुछ फूल लिए पता नहीं क्या बड़बड़ाए जा रहा था। बाकी बच्चों की तरह बड़ी बड़ी आंखें किए कमरे का मुआयना कर रही थी। एक एक करके वो बैठे, सभी लोग चले गए। सिर्फ विनीत, पाखी और विनीत की मम्मी वहीं रुक गई। महाराज ने नज़र भर पाखी को देखा और फिर विनीत की तरफ देखकर बोला, कहो क्या परेशानी है? विनीत ने जो कहा उसे सुनकर पाखी अवाक रह गई। विनीत ने कहा, हमें बच्चा चाहिए। पाखी का सर घूम गया। उसे विनीत पर गुस्सा आया। एक पढ़ा लिखा इंसान बच्चे के लिए डॉक्टर से मिलने के बजाय यहाँ आया है। पर सास के सामने कुछ बोल नहीं पाई, चुपचाप बैठी रही। बाबा ने सास को बाहर जाने का इशारा किया और विनीत से कहा कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले। विनीत की मम्मी कमरे से बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद होने के बाद पाखी काफ़ी डर गई, पर कुछ बोल नहीं पाई।
बाबा आकर पाखी के एकदम सामने बैठ गया। विनीत भी पाखी के बराबर में बैठा था। बाबा ने पाखी के घुटने पर हाथ रखते हुए कहा, आखिर तू ऐसा क्यों कर रही है? क्या परेशानी है तुझे? पाखी के कुछ बोलने से पहले ही विनीत ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। पाखी बस चुपचाप सुनती रही। विनीत की ऐसी प्रतिक्रिया देख बाबा का हौसला बढ़ गया। अब उसके हाथ पाखी के कंधे पर आ चुका था। वो धीरे धीरे पाखी के कंधे को सहलाने लगा, कभी उसके गाल पर तो कभी घुटने पर विनीत मूक दर्शक बनकर सब देखता रहा। उसकी छुअन पाखी को नर्क का एहसास करा रही थी। वो बस आस भरी नजरों से विनीत की तरफ देखी जा रही थी और विनीत खामोशी से वो सब घिनौनी हरकतें देखे जा रहा था। इतने से जब भी उस बाबा का पेट नहीं भरा तो उसने पाखी से अश्लील सवाल करने शुरू कर दिए, जिन्हें सुनकर पाखी ना कुछ बोल पाई ना कुछ कर पाई। उसका दिमाग इतना सुन्न हो चुका था कि उसे पता ही नहीं था वहाँ हो क्या रहा है। उसका पूरा जिस्म जैसे एक जिंदा लाश था। उस वक्त बस दो आंखें थी जिनमें जान अब भी नजर आ ही रही थी, जो अविरल बहती जा रही थी। पर विनीत का दिल तब भी नहीं पिघला। बाबा काफी देर तक उससे सवाल जवाब करता रहा। उसने अपनी बातों से ही पाखी का बलात्कार कर दिया। जी हाँ, बलात्कार। बलात्कार सिर्फ जिस्म का ही नहीं होता, आत्मा का भी होता है। और उस दिन पाखी के साथ भी वही सब हुआ। उसकी आंखों से बहते आंसू इस बात के गवाह थे कि उस दिन अपने नापाक इरादों और गंदे हाथों से उसका जिस्म नहीं बल्कि उसकी आत्मा को छुआ था। उसका सम्मान, उसकी पवित्रता उसने रौंद दी और विनीत सब देखता रहा। बाबा ने जैसे ही अपना हाथ पाखी को छूने के लिए फिर से बढ़ाया, पाखी एक झटके में उठ खड़ी हुई। बाबा थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कहीं पाखी शोर न मचा दे, इसलिए उसने कमरे के दरवाजे खोल दिए। दरवाजा खुलते ही पाखी की सांस अंदर आ गई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पाखी एक जिंदा की भांति कमरे के एक कोने में खड़ी थी। उसके दिलो दिमाग में बस एक ही बात बार बार हथौड़े की तरह चोट कर रही थी, वो थी विनीत की चुप्पी। विनीत के सामने उसे किसी गैर मर्द ने छुआ और वो चुप रहा। वो कुछ नहीं बोल पाया। आखिर कोई आदमी इतना कैसे गिर सकता है? बाबा ने पाखी की तरफ देखते हुए कहा, इस लड़की पर आत्माओं का साया है, इसलिए इसकी आप लोगों के घर में जमती नहीं है और इसे बच्चे भी नहीं हो रहे। अगर इसका इलाज चाहते हो तो इसे यहाँ हर शनिवार लाना होगा, तभी इलाज संभव है। पाखी की सास ने हाथ जोड़ दिए और बाबा की जय बोलने लगी। उसने आगे बढ़कर बाबा के पैर छू लिए। बाबा ने पाखी की सास को उठाया, गले लगाकर आशीर्वाद देने लगा। फिर पाखी की तरफ बढ़ा और उसे भी जबरदस्ती गले लगाने लगा। इस बार भी विनीत ने कुछ नहीं कहा, पर पाखी के सब्र का बांध टूट गया। उसने बाबा को दूर धकेलते हुए कहा, मैं यहाँ अब कभी नहीं आऊँगी। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा को पाखी से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने गुस्से से भरकर कहा, यहाँ आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आएगी तो तेरा इलाज नहीं होगा। मैं चाहूँ तो तुझे यहाँ बैठे बैठे बर्बाद कर सकता हूँ। आपको जो करना है कर लीजिए, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगी, कहकर पाखी बाहर निकल गई। पाखी के पीछे पीछे विनीत और उसकी सास भी बाहर आ गए। विनीत गाड़ी लेने चला गया तो पाखी ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, मैं सब करूँगी, पर प्लीज़ यहाँ वापस मत आना। वो अच्छा इंसान नहीं है, उसने मुझे गलत तरीके से छुआ है। वो सिर्फ तुम्हारा इलाज कर रहा है, सास ने पाखी से कहा। तो पाखी को मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, मुझे ऐसा इलाज नहीं चाहिए, कहकर रोने लगी। थोड़ी देर में विनीत आया और दोनों को लेकर चला गया। घर आकर पाखी बिस्तर पर गिर पड़ी और रोने लगी। उसकी आंखों के सामने बार बार उस शख्स का घिनौना चेहरा सामने आ रहा था। उसकी कई बातें पाखी के कानों में गर्म लावे की तरह गिर रही थी। विनीत ने पाखी से कोई बात नहीं की और घर से बाहर चला गया। वो रोती रही और फिर उसे नींद आ गई। कुछ दिन बाद विनीत और उसकी माँ ने उसे फिर से वहीं चलने को कहा तो उसने साफ शब्दों में मना कर दिया। ज़्यादा जोर देने पर पाखी ने अपने घर पर बताने की धमकी दी तो विनीत पैर पटकते हुए वहां से चला गया। लेकिन इसके बाद पाखी की हालत और बदतर हो चुकी थी। घर में कोई उससे बात नहीं करता था। सास भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। पाखी अब और ज़्यादा खामोश रहने लगी और अंदर ही अंदर घुटने लगी, पर किसी से कहती नहीं। उसे लगने लगा शायद अब यही उसकी ज़िंदगी थी। लेकिन इन सब में विनीत अब तक पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। एक दिन ऑफिस की छुट्टी होने के कारण पाखी घर पर ही थी। सास और विनीत सुबह ही घर से निकल गए थे।
घर में सिर्फ पाखी, दादाजी और उसकी ननद थे। ननद अपने कमरे में फ़ोन में मशगूल थी और दादाजी बाहर बरामदे में बैठे थे। पाखी खाना बनाने के बाद किचन साफ करने में लगी थी। तभी उसके फ़ोन की रिंग बज उठी। अनजान नंबर देखकर पाखी ने एक बार तो फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन जब बार बार फ़ोन आ रहा था तो उसने उठा लिया। दूसरी तरफ कोई लड़का था। पाखी ने डरते डरते कहा, हेलो, कौन? कौन की बच्ची? शादी हो गई तो भाई को भूल गई? पाखी जान गई ये अभी था, उसकी मौसी का लड़का। शादी के बाद वो उससे बात ही नहीं कर पाई। पाखी, अच्छा तो तू है? कहाँ है? मौसी कैसी है? मौसी ठीक है और मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोलो आकर, वरना क्रिस गेल बन जाऊँगा। आती हूँ, कहकर पाखी ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद पाखी असमंजस में पड़ गई। घर पर पाखी, दादाजी और ननद के अलावा कोई नहीं था। अभी पाखी से 4 साल छोटा था और अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। पाखी सोच ही रही थी कि फ़ोन एक बार फिर बज उठा। पाखी जल्दी से गई और दरवाज़ा खोला। अभी अंदर आ गया। पाखी ने उसे बैठने को कहा और खुद उसके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। चाय लेकर वो अपने कमरे में गई और अभी को चाय दी और एक कप खुद ले लिया। दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। बातों बातों में पाखी ने उसे अपने और विनीत के बारे में भी बता दिया। भाई होने के साथ साथ वो उसका अच्छा दोस्त भी था। उसने पाखी को कहा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अभी चला गया। सुबह से शाम हो गई लेकिन विनीत और उसकी मम्मी घर नहीं आए। पाखी रात का खाना बनाने में लग गई। अंधेरा होने के बाद पाखी की सास घर आई और आते ही सीधे अपने कमरे में चली गई। माँ को देखते ही ननद ने उनके कान भर दिए और पाखी के लिए उल्टी सीधी बातें बोलने लगी। पाखी किचन में अपना काम करने में लगी थी। तभी सास आई और पाखी से गुस्से में पूछा, कौन लड़का आया था आज घर पर? मेरा भाई था, मौसी का लड़का। कौन सी मौसी? मेरी छोटी मौसी है। कुंवारा था या शादीशुदा? इस बार पाखी को उनका सवाल बुरा लग गया। उसने पहली बार उन्हें सीधा जवाब दिया, आप कहना क्या चाहती हैं? पाखी की सास भी तैस में आ गई और कहा, भाई आया था या कोई और? तू अपने भाइयों को बुलाकर हमारी बेइज्जती करती है, हमारा नाम खराब कर रही है। मैंने आपका कोई नाम नहीं खराब किया है। यहाँ मेरी कोई नहीं सुनता तो अपने घर वालों से तो कहूँगी ना मैं। पाखी का इतना कहना था कि सास ने उसे उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया। पाखी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लोग थे जो भाई बहन के रिश्ते को भी दागदार बनाने में लगे थे। सास भी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। रात में विनीत के आते ही सास ने उसे सारी बात बता दी। विनीत गुस्से में पाखी के पास गया। वो अब भी रो रही थी। विनीत को देखते ही पाखी ने अपने आंसू पोंछ लिए। विनीत ने पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? विनीत का सवाल सुनते ही पाखी की आंखें भर आई। वो बोलना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी। अब तक जो सीने में दबा रखा था वो सब बताना चाहती थी विनीत को। एक पल को पाखी को लगा कि वो कुछ ना कहे, क्योंकि वो जानती थी विनीत उसे कभी नहीं समझेगा। लेकिन आज वो बोलना चाहती थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, क्या चाहती हूँ मैं? तो सुनो, इज्जत चाहती हूँ, अपना मान सम्मान चाहती हूँ। लौटा सकते हो मुझे? जब से मैं इस घर में आई हूँ कोई मुझसे सही तरीके से बात नहीं करता। किसी को मैं पसंद नहीं हूँ, तुम्हारी माँ को भी नहीं। इन सब के बावजूद मैं हमेशा कोशिश करती हूँ इन सब लोगों को खुश रखने की। आपका भाई जब चाहे मुझे गलत बोल सकता है, आपकी बहन जब चाहे मुझे गलत बोलती है। बुरा बोलना, गलत इल्ज़ाम लगाना इनका शौक बन चुका है। लेकिन आप इन सब जैसे क्यों हो गए? मुझसे शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? आपको मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरे दुख दर्द से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके सामने वो आदमी मुझे छूता रहा, मुझसे सवाल करता रहा, तब भी आपने कुछ नहीं कहा। एक पति होने के नाते कुछ नहीं किया है आपने मेरे लिए। मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मुझे भी दर्द होता है। आपके पास कभी मेरे लिए वक्त नहीं रहा। इस घर में कोई नहीं सुनता मेरी, तो किसे जाकर मैं बताऊं अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग मेरे साथ? कहकर रोने लगी वो। उसकी आंखें बता रही थी उसके दर्द का सबब। पर विनीत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना उसकी बातों से, ना उसके आंसुओं से। वो सारी रात विनीत के सामने रोती रही, उसे अपना दुख सुनाती रही। पर विनीत ना जाने किस पत्थर का बना था, बस उसकी बात सुनता रहा। और जब पाखी का रोना सिसकियों में बदल गया, तब विनीत ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ बीवी बनाकर नहीं, बल्कि अपनी माँ की सेवा करने के लिए लाया हूँ।
विनीत के मुंह से ऐसी बात सुनकर पाखी का दिल थक से रह गया। अब तक जो कुछ हुआ था वो एक रंगीन फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने आने लगा। विनीत का कहा एक एक शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। पाखी को सब कुछ बिखरता सा नजर आने लगा। जो सपने उसने देखे वो एक एक कर उसकी आंखों के सामने टूटते नजर आने लगे। उन टूटे हुए सपनों की कीचें उसकी आंखों में चुभने लगे। वो उठकर कमरे से बाहर आ गई, मुंह धोया और वापस कमरे में जाकर लेट गई। उसकी पलकें भारी होने लगी और वो कब सोई उसे खुद याद नहीं था। सुबह उठी, विनीत अब तक सो रहा था। वो चुपचाप उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। नहाने के बाद वो घर में बने मंदिर के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने हाथ जोड़ लिए। जैसे ही आंखें बंद की, आंसू की 2 बूंदें उसके गालों पर लुढ़क आई। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, मुझे माफ़ कर देना कृष्ण भगवान। आज जो मैं करने जा रही हूँ मुझे शायद बहुत पहले कर देना चाहिए था। कुछ देर बाद अपने कमरे में चली गई। आज ना उसने चाय पी, ना खाना खाया। घर के लोगों ने भी उससे कोई बात नहीं की, ना विनीत ने। पाखी ने अपने कपड़े वगैरह अलमारी में रखे और उन्हें लॉक कर चाबी अपने बैग में डाल ली। ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। चाबी के अलावा उसने सिर्फ अपना फ़ोन और एक पर्स रखा जिसमें 100-200 रुपए थे। लेकर कमरे से बाहर आ गई। उसकी आंखें अब भी भीगी हुई थी। उसने एक बार नज़र उठा के पूरे घर को देखा जिसे आखिरी बार देख रही हो, और घर से बाहर आ गई। विनीत ने उसे ऑफिस छोड़ा और चला गया, लेकिन पाखी ऑफिस न जाकर ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो सिर्फ वो ही जानती थी। वो छोड़ आई उन लोगों को, उस घर को, विनीत को। वो नहीं जानती थी उसे कहाँ जाना है, क्या करना है। बस वो वापस नहीं जाना चाहती थी उस घर में। कुछ ही देर में वो स्टेशन पहुंच गई और अंदर जाकर कोने में लगी एक बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखों में अब खालीपन पसरा था। होठों पर पपड़ी आ चुकी थी। चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कई रातों से सोई नहीं। अजीबो गरीब ख्याल उसके दिमाग में आए जा रहे थे। तभी उसकी अंतरात्मा ने उसे झिझोड़ा, ये क्या कर रही है तू पाखी? इस तरह भागने से क्या होगा? तेरे जाने के बाद तेरे माँ बाप किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। लोग कीचड़ उछालेंगे उन पर। और कब तक भागेगी? तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे साथ जब ये किया है तो अब किसी पर कैसे भरोसा कर पाओगी? ये समाज नहीं जीने देगा तुझे। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने बारे में तो सोच। वापस जा उस घर जहाँ सब तेरे अपने हैं, वो घर जो आज भी तेरा है। पाखी ने अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह से शाम तक वहीं बैठी रही पर कोई फैसला नहीं ले पाई। फिर वापस घर की तरफ चली गई। माँ ने जब पाखी को दरवाजे पर खड़े पाया तो पाखी की हालत देख तुरंत उसे गले लगा लिया। पाखी कुछ बोल नहीं पाई, बस गले लगी रही। पाखी की माँ उसे अंदर ले आई। माँ को उसने सारी बात बता दी। सुनकर माँ को बहुत बड़ा धक्का सा लगा। अब तक उनकी बेटी इस दर्द से गुजर रही थी। वो अनजान थी। उन्होंने पाखी से कोई शिकायत नहीं की, बस उसकी बातें सुनकर आंखें नम करती रही। पाखी को खाना खिलाया और उसका सर सहलाने लगी। उस रात पाखी माँ के पास ही सोई। सारी रात वो उनसे एक छोटे बच्चे की तरह चिपकी रही। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार उसके दिमाग में ख्याल आते और वो नींद से जाग जाती। कभी उठकर रोने लगती। उस रात पाखी सो नहीं पाई। एक अनहोनी का डर बस उसे सताए जा रहा था। अगले दिन पाखी देर तक सोती रही। माँ ने भी उसे नहीं उठाया। जब वो उठी तो उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। माँ ने उसे चाय दी और पास बैठने को कहा। पाखी चुपचाप बैठकर चाय पीने लगी। पाखी के चेहरे से पाखी का सारा दर्द साफ झलक रहा था। विनीत और उसके घर वालों ने अब तक उसकी कोई सुध नहीं ली थी, ना ही कोई फ़ोन किया। इसी तरह एक सप्ताह गुजर गया। पाखी ना किसी से बात करती, ना बाहर निकलती, बस अपने कमरे में खुद को कैद कर लिया और आंसू बहाती रहती। पाखी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने दिलो दिमाग से वो सब नहीं निकाल पाई, और ख़ासकर उस घटिया आदमी को जिसने उससे बदतमीज़ी की। उस एक बात ने उस पर इतना असर डाला कि उसे हर आदमी से नफरत होने लगी। एक शाम पाखी जब अपने परिवार के सभी लोगों के साथ बैठी थी, तब उसके बड़े चाचा ने कहा, पाखी के साथ बहुत गलत हुआ है। मेरी तो यही राय है कि इसे कुछ दिन यहीं रहने दिया जाए।
सही वक्त आने पर जब वो लोग इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाएंगे तब इसे वापस भेजने की सोचेंगे। पाखी बस चुपचाप सुनती रही। फिर उसने कहा, मुझे वापस नहीं जाना। मैं उस आदमी के साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकती, और जिस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की थी उस बाबा के खिलाफ मैं केस करना चाहती हूँ। जब तक उसे सज़ा नहीं मिल जाती मैं वो सब नहीं भूल पाऊँगी। केस थाना करना इतना आसान नहीं है। घर परिवार की इज्जत का कुछ ख्याल करो, कल को तुम्हारी इज्जत भी खराब हो सकती है। तुम लड़की हो, लड़की होने का मतलब जानती हो ना तुम। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। कौन सी इज्जत, कैसी इज्जत? वो इज्जत जिसकी उन लोगों को कदर तक नहीं है, जिन्होंने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ हूँ। उन लोगों के लिए सोच रही हैं आप? अगर आप लोग मेरा साथ नहीं दे सकते तो मैं खुद करूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कहकर पाखी उठकर बाहर चली गई। आज उसके अपने भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। वो जानती थी कि वो गलत नहीं है, फिर क्यों झूठी शानो शौकत के लिए आज उसके माँ बाप ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसे इंसाफ चाहिए था। जो कुछ भी उसने महसूस किया था उस वक्त वो काफ़ी था। उसे तोड़ने के लिए अगर कोई साथ नहीं दे रहा है तो क्या हुआ, वो खुद के साथ इंसाफ करके रहेगी। सोचते सोचते पाखी की आंखों में आंसू आ गए। आखिर किस गुनाह की सज़ा मिल रही थी वो खुद नहीं जानती थी। कुछ दिन घर पर गुजारने के बाद पाखी ने फिर से जॉब शुरू कर दी। उसका अब सारा वक्त ऑफिस में ही गुजरता था, लेकिन एक परेशानी उसे अब भी बार बार परेशान किए थी। वो थी उस आदमी को जेल पहुंचाना। एक दिन हिम्मत करके पाखी पुलिस स्टेशन चली गई। ना उसने घर वालों को बताया, ना अपने साथ किसी को लेकर गई। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। जैसा कि उसने फिल्मों में देखा था, हकीकत उससे कहीं ज़्यादा अलग थी। उसने शिकायत दर्ज करवा दी, लेकिन एक ही बयान उसे ना जाने कितनी बार देना पड़ा। थाने की महिला इंचार्ज इंस्पेक्टर शारदा थी। शरीर से हट्टी कट्टी रौबदार थी। उसे देखते ही पाखी एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन फिर उसने पाखी से बैठने को कहा और सारी बातें पूछी। बातचीत के दौरान वो बार बार पाखी की आंखों में देखे जा रही थी, लेकिन पाखी सब सच सच बताती रही। पाखी की बातों से इंस्पेक्टर को लगा कि वो सच बोल रही है। उन्होंने पाखी से विनीत का नंबर लिया और विनीत को उसकी माँ के साथ थाने बुलवा लिया, लेकिन काफ़ी देर तक वो लोग नहीं आए तो उन्होंने वापस फ़ोन किया और सख्ती से उन दोनों को थाने में आने के लिए कहा। लगभग 2 घंटे बाद विनीत और उसकी माँ आ गए। आते ही विनीत की माँ ने पाखी को नफरत भरी निगाहों से देखा और अपनी सफाई में बड़ी बड़ी बातें करने लगी। पाखी का साथ देने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो एक कोने में खड़ी बस आंसू बहाए जा रही थी। इंस्पेक्टर साहिबा ने पाखी के घर फ़ोन किया। पाखी के चाचा चाची और मम्मी दौड़ते हुए चले आए। आते ही उन्होंने पाखी को संभाला। वो बहुत घबराई हुई थी। सबकी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर ने दोनों पक्षों को बाहर बैठने को कहा। घर वाले अब पाखी के साथ थे। सब खाना पूर्ति करने के बाद इंस्पेक्टर ने सिर्फ पाखी और विनीत को अंदर बुलाया, लेकिन विनीत ने पाखी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। अपनी सफाई में बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा। उनकी बहस घंटों तक चलती रही। इस बीच ना जाने कितने ही इल्ज़ाम, झूठे इल्ज़ाम पाखी पर लगे और उसे रुलाया गया। विनीत जो कि उसका पति था उसके खिलाफ था। इस बात ने पाखी को बहुत दुख पहुंचाया। सुबह से शाम हो गई पर कोई हल नहीं निकला। विनीत और पाखी में से कौन सच बोल रहा था किसी को समझ नहीं आया। दूसरा, विनीत पाखी के खिलाफ था, वो भी उस इंसान को बचाने के लिए जिसने पाखी से बदतमीजी की थी। इंस्पेक्टर ने विनीत को 2 दिन के अंदर अंदर उस आदमी को साथ लेकर आने की वार्निंग देकर छोड़ दिया और पाखी को भी समझाकर घर भेज दिया। पाखी घर आ गई। 2 दिन उस पर पहाड़ जैसे गुजरे और 2 दिन बाद पाखी को फिर से थाने बुलाया गया। इंस्पेक्टर ने मामले की गंभीरता को समझाते हुए उन सबको थाने में बने हुए क्वार्टर रूम में लेकर चली गई, जहां वो आदमी पहले से मौजूद था। उसे वहां देखकर पाखी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो शांत रही। पहले तो उस आदमी ने पाखी को पहचानने से इनकार कर दिया, कहा कि वो सब झूठ बोल रही है। लेकिन जैसे ही विनीत और उसकी माँ आए उसने डरकर सब सच उगल दिया और नजरें झुकाकर बैठ गया। इंस्पेक्टर शारदा ने सबको बाहर भेजकर सिर्फ विनीत और पाखी को अंदर रखा ताकि दोनों अपनी अपनी बात रख सके, लेकिन विनीत ने पाखी को बोलने का कुछ मौका ही नहीं दिया। उस पर झूठे आरोप लगाता रहा, उसे रुलाता रहा।
घंटों बहस के बाद बड़े अफसर को बुलाया गया और सारी बात बताई गई। उन्होंने विनीत और उसकी माँ को फटकार लगाई और कहा कि फैसला लड़की पर है, वो इन पर केस करना चाहती है या नहीं, आगे की कार्रवाई उसके बाद ही होगी। कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। इतना सब होने के बाद भी न विनीत की आंखों में शर्म थी न कोई अफसोस। वो अब भी अपने गुरूर में खड़ा था। शारदा जी ने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए पाखी को अकेले में बुलाया। पाखी जाकर उसके पास बैठ गई। उन्होंने प्यार से पाखी को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, तुम एक बहुत समझदार और बहादुर लड़की हो जिसने इन सब चीज़ों का सामना किया है, वरना आजकल कोई इतनी हिम्मत नहीं दिखाता। तुम कहोगी तो मैं उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिख दूंगी, पर उस आदमी के साथ साथ तुम्हारी सास और पति के खिलाफ भी मामला दर्ज होगा। किसी भी केस के लिए सबूत या गवाह की ज़रूरत होती है, पर यहाँ तो तुम्हारा पति ही तुम्हारे खिलाफ है। तुम केस हार जाओगे। आज जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, अदालत में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, ना तुम्हारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत है। सोच समझ कर फैसला लो बेटा। तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूँ, पर ये लोग तुम्हारे लायक नहीं हैं। हाँ, इन्हें वार्निंग दे सकती हूँ जिससे आगे ये तुम्हारे साथ ऐसी कोई हरकत ना करे। कहकर वो भी बाहर निकल गई। पाखी कमरे में अकेली थी। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछा। सही तो कह रही थी शारदा जी, उसके पास कोई सबूत नहीं था। यहाँ तक कि विनीत भी उसका साथ नहीं दे रहा था। अकेले वो कहाँ तक लड़ पाएगी इन लोगों से। उसने सिर्फ कंप्लेंट की और उस आदमी को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। विनीत और उसकी माँ को भी वार्निंग दी और छोड़ दिया। लेकिन विनीत पाखी को घर ले जाने की जिद करने लगा तो इंस्पेक्टर ने साफ शब्दों में कहा, लड़की की मर्जी के बिना इसे कोई कहीं नहीं ले जा सकता, और अगर अब तुम लोगों ने कोई जोर ज़बरदस्ती की तो दोनों माँ बेटों को हवालात में डाल दूंगी। उनकी बात सुनकर विनीत अपनी माँ के साथ वहाँ से निकल गया। कमला जी ने पाखी को अपना नंबर देते हुए कहा, अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। पाखी मुस्कुरा दी और हाथ जोड़कर आंखों से उनका आभार प्रकट किया। आज पूरे दिन बाद वो मुस्कुराई थी। सब लोग घर आ गए। पाखी को लगा जैसे उसके मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। विनीत और उसकी माँ की गुरूर भरी बातें सुनने के बाद घर वालों ने फैसला किया कि अभी पाखी को कुछ महीने नहीं भेजेंगे। पाखी नहीं जाना चाहती थी वापस उस घर में, उन लोगों के बीच जहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं थी, जहाँ उसका कोई अपना नहीं था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। पाखी जैसे घर में कैद सी होकर रह गई। एक शाम वो पूजा के घर गई। पूजा अकेले ही थी। पाखी को देखते ही खुश हो गई और बताया कि इस महीने की 29 तारीख को उसके देवर की शादी है। शादी का नाम सुनते ही पाखी का चेहरा उदास हो गया। पूजा के पूछने पर उसने सारी बात पूजा को बता दी। पूजा को बहुत गुस्सा आया। उसने पाखी से कहा, मरने दे उसे, कहीं मत जा। जब अकल ठिकाने आएगी ना तो अपने आप समझ आ जाएगा उन लोगों को, और तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। पाखी ने पूजा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मनु को यह सब मत बताना। पूजा ने कुछ नहीं कहा, बस पाखी की आंखों में देखती रही, जहां आज भी किसी कोने में मनु की झलक दिखाई दे रही थी। पूजा के पास आकर पाखी को अच्छा लगा। एक वही थी जो उसे समझ सकती थी, उसका हर वक्त साथ देती थी, इसलिए दोनों में इतना प्यार और एक दूसरे के प्रति भरोसा था। पूजा से बात करके पाखी घर चली गई। अब अक्सर जब भी पाखी पूजा के पास जाने लगी, इस बीच विनीत ने उसे कोई फ़ोन नहीं किया, ना ही उसके बारे में जानने की कोशिश की। एक दिन पाखी सुबह सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि पूजा का फ़ोन आया। पाखी जल्दी से घर आ, तेरे चाचू तुझे बुला रहे हैं, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। पाखी बैग लेकर पहुंची तो देखा कि पूजा के पति और छोटा चाचू बैठे थे। पाखी ने अपना टिफ़िन साइड में रखा और उनके पास जाकर बैठ गई। चाचू ने उसे शादी में आने के लिए इनवाइट किया तो उसने गर्दन हिला दी। सभी बात कर ही रहे थे कि तभी कमरे से मनु निकल कर आया। मनु छोटे चाचू के साथ ही काम करता था, इसलिए पिछले 1 साल से पूजा के पास ही रह रहा था। पाखी को देखते ही मनु वहीं दरवाजे पर ही रुक गया। आज 1 साल बाद पाखी उसे देख रही थी। काफ़ी बदल चुका था वो, बस एक चीज़ नहीं बदली थी, उसकी आंखें। उसकी आंखें आज भी वैसी ही थी, उदास। पाखी ने चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, लेकिन वो मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। पाखी उठी और अपना टिफ़िन लेकर जैसे ही जाने लगी, मनु ने पूछ लिया, टिफ़िन में क्या है? पोहा। पाखी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। भूख लगी है, मनु ने फिर से कहा।
पाखी ने अपना टिफ़िन उसकी तरफ बढ़ा दिया और कहा, ये खा लेना। चली गई। मनु उसे जाते हुए देखता रहा। पाखी के जाने के बाद मनु उस टिफ़िन को हाथ में लिए बैठा रहा। पूजा और बड़े चाचा भी उसके पास आकर बैठ गए। पूजा से रहा नहीं गया तो उसने मनु और बड़े चाचू को सारी बात बता दी। पूजा की बात सुनकर मनु को बहुत गुस्सा आया। वो अकेले सब सहती रही, किसी से कुछ क्यों नहीं कहा। उसे बोल छोड़ दे उसे और वापस ना जाए। मनु ने धीरे से कहा, पागल हो गया है, उसे छोड़कर कहाँ जाएगी वो। पूजा ने दोनों को खाना परोसते हुए कहा, मैं कर लूँगा उससे शादी। मनु ने जवाब में कहा तो पूजा चुप हो गई। खाना खाकर मनु अपने कमरे में चला गया और पाखी के बारे में सोचने लगा। वो वापस सिर्फ मेरे लिए आई है। काश मैंने उसे बोल दिया होता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, तो शायद उसे आज ये सब नहीं देखना पड़ता। उसकी इस हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। लेकिन एक मौका मिला है मुझे अपना प्यार वापस पाने का। एक बार उसे खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहता। मनु 1 साल पीछे चला गया, उस वक्त में जहाँ सिर्फ वो और पाखी थे। ख्यालों से बाहर तब आया जब पूजा ने उसे आवाज़ दी। 2 दिन बाद पाखी फिर पूजा के घर आई तो बातों बातों में उसे देर हो गई। पूजा ने मनु से कहा कि वो पाखी को उसके ऑफिस छोड़ाए। पूरे रास्ते दोनों खामोश थे। वही खामोशी जो 1 साल पहले थी दोनों में, लेकिन ये खामोशी उस पुराने रिश्ते की और वापसी का एक कदम थी। पाखी को ऑफिस छोड़ मनु वापस घर आ गया। पाखी इस बात से अनजान थी कि मनु को सब पता है। एक सुबह पाखी पूजा के घर गई, तब मनु सो रहा था। पाखी पूजा के कमरे में गई तो देखा उसने पूरे बेड पर कपड़े बिखेर रखे और खुद परेशान सी बैठी थी। पाखी ने बिना कुछ कहे कपड़े समेटने शुरू कर दिए। वो कपड़े समेटने में इतनी गुम हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कब मनु आकर उसके पीछे खड़ा हो गया। पाखी ने पूजा से कहा, परेशान मत हो, शादी का घर है, कोई काम हो तो मुझे बता दिया कर, कपड़े मैं समेट दूंगी, तू कुछ और काम कर ले। तभी मनु ने दिल ही दिल में कहा, काश मुझे भी समेट लिया होता। पाखी ने पलट कर देखा तो मनु खड़ा था और इधर उधर देखते हुए सोच रहा था, कहीं इसने सुन तो नहीं लिया। पाखी वापस अपना काम करने लगी और थोड़ी देर बाद वापस घर चली गई। ऑफिस में काम करते हुए उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, शर्ट चाहिए, मार्केट से दिला लाओगी। मैसेज मनु का था। जवाब में पाखी ने लिखा, कलर कौन सा चाहिए, जो तुझे पसंद हो। ठीक है, मैं ले आऊँगी शाम को, ओके। पाखी ऑफिस से छुट्टी ली और मार्केट चली गई। 4-5 दुकानों पर देखा पर उसे गुलाबी रंग की शर्ट कहीं नहीं मिली। मनु को गुलाबी रंग बहुत पसंद था, लेकिन पाखी को नहीं मिला। थक कर पाखी ने गहरे लाल रंग की शर्ट खरीद ली। दुकान से बाहर आते हुए उसकी नज़र शीशे में टंगे एक शर्ट पर गई। उसने वो शर्ट भी खरीद लिया और वो घर आ गई। शाम को पूजा के घर गई तो मनु वहीं था। उसे बैग पकड़ाकर जाने लगी तो उसने कहा, कितने पैसे हुए, इनकी कोई कीमत नहीं है, कहकर पाखी चली गई। मनु ने बैग खोलकर देखा तो उसे शर्ट बहुत पसंद आए। अगले दिन पाखी पूजा के घर आई तो उसे फिर देर हो गई। इस बार भी पूजा ने मनु से उसे ऑफिस छोड़कर आने को कहा। बस 2 मिनट, अभी आया, कहकर मनु कमरे में चला गया। वापस आया तो उसने पाखी की लाई हुई शर्ट पहन रखी थी। उसने एक नज़र पाखी की तरफ देखा और बाहर चला गया। पाखी भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। शर्ट अच्छी लग रही है, पाखी ने कहा तो मनु मुस्कुरा दिया और एक बार फिर खामोशी छा गई दोनों के बीच। मनु ने उसे ऑफिस छोड़ा और चला गया। धीरे धीरे पाखी बदल रही थी। अब पहले की तरह हर वक्त उदास नहीं रहती थी। मनु के साथ ने उसे विनीत की बुरी यादों से थोड़ा दूर कर दिया था, लेकिन अतीत भूलना और उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। पाखी को घर आए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। अब तक जिस विनीत ने पाखी की कोई खबर नहीं पूछी थी, उसने अचानक उसे मैसेज और फ़ोन करना शुरू कर दिया। पाखी उसका फ़ोन और मैसेज इग्नोर करती तो उसे भला बुरा कहने लगता। पाखी उसका मैसेज का कोई जवाब नहीं देती थी। छोटे चाचू सुमित की शादी के दिन नज़दीक आने लगे। मनु के पास यही दिन थे जब वो पाखी को अपने प्यार का एहसास दिला सकता था। वो पाखी के करीब करीब रहने लगा, उसकी केयर करने लगा। एक शाम जब पाखी पूजा के किचन में मदद करवा रही थी, मनु भी वहाँ पहुँचा। पूजा अपने काम में लगी रही। मनु ने पूजा से धीरे से कुछ कहा तो पूजा ने पाखी से कहा, तुझे काम करने का इतना शौक है तो तुझे मेरे घर ही ले जाते। पाखी ने पूजा की तरफ देखा और वापस काम में लग गई। मनु बाहर चला गया और जाते जाते पूजा की तरफ इशारा कर गया। पूजा ने पाखी से कहा, देख पाखी, छोड़ दे
वो तेरे लायक नहीं है। मनु तुझे बहुत पसंद करता है और तेरे साथ नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता है। मेरी मम्मी को भी एक अच्छी लड़की मिल जाएगी। पूजा की बात सुनकर पाखी के हाथ से प्लेट छूटकर गिर गई। ये तो क्या बोल रही है पूजा? इतना आसान नहीं है उसे छोड़कर किसी और से शादी करना। और मनु की ज़िंदगी क्यों ख़राब करना चाहती है तू? एक बार मेरी शादी हो चुकी है, पाखी ने कहा। कोई बर्बाद नहीं होगा। मनु के लिए तुझसे अच्छी लड़की कोई नहीं है। और रही बात शादी की, तो तुझे विनीत से शादी करके क्या मिला सिवाय दुखों के? जो होता है अच्छे के लिए होता है, पूजा ने पाखी को समझाते हुए कहा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने साथ साथ मनु की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कल को लोग मेरे साथ साथ उस पर भी उंगली उठाएं। तू तो समझ, कम से कम इतना आसान नहीं है विनीत को छोड़ना। पाखी की आंखों में आंसू आ गए। तब तक मैं इंतज़ार करूँगा, मनु ने अंदर आते हुए कहा। पाखी ने मनु को देखा और बाहर चली गई। वो घर लौट आई और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घंटों खुद को कोसने के बाद वो बिस्तर पर लेट गई। रात के 11 बज रहे थे, पर नींद पाखी की आंखों से कोसों दूर थी। तभी उसकी दोस्त निशा का मैसेज आया। पाखी उससे बात करने लगी। पाखी के साथ जो हुआ निशा सब जानती थी। निशा के अलावा पाखी की कुछ खास दोस्तों को ही इस बारे में पता था। निशा ने पाखी को हिम्मत दी, उसे समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। बात करते करते कब रात के 1 बज गए दोनों को पता ही नहीं चला। तभी पाखी के फ़ोन पर विनीत के फ़ोन आने लगे। पाखी विनीत से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब पाखी ने फ़ोन नहीं उठाया तो वो मैसेज करने लगा और पाखी को उल्टा सीधा बोलने लगा। एक लंबी बहस के बाद पाखी ने फ़ोन बंद कर दिया। सुबह उठी तो रोने लगी। विनीत उसे बार बार मेंटली टॉर्चर कर रहा था। पाखी की हालत देख माँ ने उसे घर पर ही रहने को कहा। पाखी बिस्तर में पड़ी रही। पाखी को रोता देख माँ से रहा नहीं गया, लेकिन वो क्या करती। माँ को किसी काम से बाहर जाना था। उन्होंने पूजा को फ़ोन किया और पाखी को घर ले जाने को कहा। पूजा घर आई। पूजा को देखते ही पाखी पूजा से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। पाखी का रोना देख पूजा की भी आंखें भर आई। पाखी एक छोटे बच्चे की तरह उससे लिपट कर रोती रही। पूजा ने उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहा, मत रो पाखी, जितना दुख देखना था देख लिया। उस इंसान के लिए अब तू एक भी आंसू नहीं बहाएगी। चुप हो जा और भूल जा उस इंसान को और अपने बारे में जरा सोच। जब उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूजा उसे काफ़ी देर समझाती रही और पाखी उसकी गोद में सर रखे सिसकती रही। उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान था जो सब कुछ तबाह कर देना चाहता था। अगर इसी तरह चलता रहा तो वो पागल हो जाएगी। पूजा पाखी को घर ले आई। वहाँ बड़े चाचू, छोटे चाचू, मनु सब मौजूद थे। सब उसे हंसाने लगे और थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही गई। लेकिन इन सब में कोई था जो अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था, तो वो था मनु। विनीत का पाखी को बार बार परेशान करना उसे अखर रहा था, लेकिन सिर्फ पाखी के लिए वो चुप था। वो पाखी को इस नर्क से निकालना चाहता था। एक शाम हिम्मत करके उसने पाखी को फ़ोन किया और 2 सालों में जो भी हुआ सब बताने को कहा। पाखी ने जब बताया तो वो चुपचाप सुनता रहा, कुछ बोल नहीं पाया। आंसुओं की बूंद उसकी आंखों से निकलकर गालों पर आ चुकी थी। उसने पाखी से आगे कुछ ना बोलने को कहा। उसकी आवाज़ से पाखी समझ चुकी थी। उसने कहा, तुम ठीक हो? हाँ, बाहर घूम रहा हूँ, तो ठंड की वजह से जुकाम हो गया है। पाखी, तो अंदर चले जाओ, बाहर रहोगे तो ज़्यादा बीमार हो जाओगे। और सुबह दवा भिजवा दूंगी मैं। मुझे दवा की नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है। पाखी चुप हो जाती है। खामोश मत रहो। आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। काश मैंने उस वक्त बोल दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। काश मैंने एक बार बोला होता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने नहीं कहा और तुम्हें खो दिया। पर आज किस्मत ने एक बार फिर मुझे मौका दिया है और इस बार मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। मनु ने एक लंबी सांस भरकर कहा, पाखी, ये सब मेरी किस्मत है, खुद को दोष मत दो। विनीत को छोड़ना इतना आसान नहीं है। तुम उसके पास वापस जाना चाहती हो? मनु ने गुस्से से पूछा। पाखी, नहीं, मैं वापस जाना नहीं चाहती, लेकिन अपने सुख के लिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। कल को लोग थूकेंगे मुझ पे अगर तुमसे प्यार कर लिया तो। मेरे साथ साथ
तुम पर भी उंगलियां उठाएंगे, जलील करेंगे, और मैं ये सब नहीं देख सकती। तुम्हारे खिलाफ जा सकती हूँ, पर किसी और का जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्यार तो तुम मुझसे आज भी करती हो, मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। लोगों के डर से तुम अपनी ज़िंदगी खराब करने पे क्यों तुली हो? पाखी, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं एडजस्ट कर लूँगी, पर तुम्हें दुनिया की नज़रों में गिरता हुआ नहीं देख सकती। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है तुम्हारे लिए। अगर मुझे अपने माँ बाप के खिलाफ भी जाना पड़ा तो मैं जाऊँगा। अगर तुम साथ हो तो मैं पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। पाखी, मनु, ये सब मत करो। मैं अपनी ज़िंदगी का दर्द तुम्हें नहीं देना चाहती। अभी विनीत से रिश्ता टूटा नहीं है मेरा। जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हो जाता मैं तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। 1 साल, 2 साल, पूरी ज़िंदगी, बस उस घर में वापस नहीं भेजना चाहता। पाखी चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, तुमने कभी मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते थे? मुझसे गलती हो गई, काश कह दिया होता, पर आज कहता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पाखी, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पाखी की आंखों से आंसू आते हैं, लेकिन खुद को रोक लेती है। पाखी बिना कोई जवाब दिए फ़ोन काट देती है और सोचने लगती है ये कैसा खेल खेल रही है उसकी किस्मत उसके साथ। एक जख्म अभी तक भरा भी नहीं है और उस पर मरहम लगाने वाला भेज दिया, पर क्या वो अपना पाएगी उसे? अगर वो अपना भी ले तो क्या उसके घर वाले, उसका परिवार, ये समाज अपना पाएगा उसे? अपने साथ साथ वो मनु की ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती। ना जाने ज़िंदगी उसे क्या चाहती है, लेकिन पाखी इस वक्त टूटी हुई थी और उसे किसी सहारे की ज़रूरत थी, और मनु ही था जो उसे समझ सकता था, उसके टूटे दिल को संभाल सकता था। पाखी खुद भी जानती थी उसके दिल में आज भी मनु के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी उसने कभी जाहिर नहीं होने दिया। खैर, देर रात तक जागने के बाद उसे नींद ने अपने आगोश में ले लिया। मनु की तरह पाखी भी खुद को रोक नहीं पाई। वो मनु के साथ जितना खुश रहती थी उतना किसी के साथ नहीं। घर वाले भी खुश थे, पाखी अब इतना परेशान नहीं है। सुमित की शादी में बस 4 दिन ही बाकी थे और मनु इन 4 दिनों में पाखी को ये एहसास दिलाना चाहता था कि वो पाखी से कितना प्यार करता है। शादी के घर में मेहमानों का आना जाना लगा था, लेकिन मनु की नज़र घूम फिर कर पाखी पर चली जाती। शाम को डांस प्रोग्राम था। सबके बार बार कहने पर जब पाखी ने डांस किया तो मनु तो बस देखता ही रह गया। पहली बार उसने पाखी को डांस करते देखा था। कमरे के कोने में खड़ा मनु बड़े प्यार से पाखी को देख रहा था और बाहर खड़े लोग मनु को, पाखी को देखते हुए एक स्माइल उसके चेहरे पर आ गई। रात होने पर सब अपने घर चले गए, पर मनु चाहता था पाखी ना जाए। वो घंटों उसे बस देखते रहना चाहता था। अगले दिन पूजा ने सुबह सुबह पाखी को घर बुला लिया ताकि उसके साथ मार्केट जाकर ज़रूरी सामान ला सके। पाखी सुबह जल्दी आ गई। मनु नहाने जा रहा था, तभी पाखी को देख वापस पूजा के रूम में आकर बैठ गया। पूजा ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, तुझे नहाने नहीं जाना? गांव जाना है, मम्मी ने बुलाया है ना तुझे? हाँ, जा रहा हूँ, कहते हुए मनु नहाने चला गया। पूजा ने पाखी को सारी लिस्ट बता दी और साथ चलने को कहा। पाखी और पूजा के साथ पूजा की ननद रीना भी साथ आ गई। तीनों मार्केट में खरीदारी करने लगी। घर से फ़ोन आ रहे थे जल्दी आने के लिए, तभी पूजा ने कहा कि उसे एक ब्रेसलेट खरीदना है। तीनों शॉप पर गई और ब्रेसलेट देखने लगी। पूजा को कुछ समझ नहीं आया तो उसने मनु को फ़ोन किया। मनु ने रेट और डिज़ाइन बताने के बाद फ़ोन पाखी को देने के लिए कहा। पाखी को फ़ोन देकर पूजा अपने लिए और सामान देखने लगी। मनु ने पाखी से कहा, सुनो, अपने लिए एक रिंग ले लेना। पर क्यों? मनु, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, चुपचाप एक रिंग लो, मेरे पास बहुत है। मनु, तुम्हें मेरी कसम। पाखी ने कुछ नहीं कहा और फ़ोन पूजा को दे दिया। फिर अपने लिए रिंग देखने लगी। 2 दिलों से आपस में जुड़ी रिंग पाखी को पसंद आई। उसे वो खरीद ली और घर आ गई। घर आने पर उसे मनु दिखाई नहीं दिया। उसकी नज़रें बार बार उसी को तलाश रही थी, लेकिन मनु वहाँ नहीं था। वो सुबह ही अपने घर के लिए निकल गया था। पूजा ने जब पाखी को उदास देखा तो उससे कहने लगी, मम्मी ने घर बुलाया था उसे। कल सुबह मम्मी पापा और बाकी लोगों के साथ वो भी आ जाएगा। अभी तू घर जा और जल्दी से तैयार होकर आ जा, महिला संगीत की तैयारी भी करनी है। पाखी घर आ गई और बेमन से तैयार होने लगी। मनु उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था, फिर भी वो तैयार होकर वहाँ पहुँच गई। सब डांस कर रहे थे, खुशी मना रहे थे। पाखी भी इन सब में खो गई। पूजा की छोटी ननद रीना और बड़े चाचू के साथ पाखी ने खूब ठुमके लगाए।
सबकी नज़रें बस पाखी पर ही टिकी थी। आज कितने दिनों बाद सबने उसे इतना खुश देखा था। पाखी वहीं रुक गई। पूजा के पास डांस के बाद पाखी को सुमित को मेहंदी जो लगानी थी, पूजा ने अपने कमरे में ही ब्यूटी पार्लर खोल लिया। वो घर की औरतों का फेशियल करने लगी और पाखी सुमित को मेहंदी लगा रही थी। सुमित जल्दी जल्दी मेहंदी लगवा कर बाहर चला गया। अब कमरे में सिर्फ औरतें ही थी। हंसी मजाक के साथ साथ जोर जोर से बातें भी हो रही थी। कोई किसी की टांग खींच रहा था तो कोई मज़े लेकर हिस्सा ले रहा था, पर पाखी का मन कहीं और ही था। उसने घड़ी पे टाइम देखा, 9 बज रहे थे। लगता है मनु कल ही आएगा, सोचकर उसने अपनी आंखें बंद की और दीवार से सर लगा लिया। पूजा उसकी परेशानी समझ रही थी। उसने धीरे से कहा, पाखी सर दुख रहा है क्या? नहीं, बस ऐसी ही थकान सी हो रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने बैग टांगे मनु खड़ा था। वो बेपरवाह से बिना किसी को देखे पाखी की तरफ बढ़ा और कहने लगा, सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। तभी मनु की नज़र बाकी लोगों पर पड़ी। सब आंखें फाड़े उसी को ही देख रहे थे। वो चेंप गया और तुरंत बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद सब डांस देखने बाहर चले गए। कमरे में बस पूजा, रीना और पाखी ही थे। पाखी रीना को मेहंदी लगा रही थी और पाखी का सारा सामान व्यवस्थित करने में लगी थी। रीना के जाने के बाद बड़े चाचू और मनु भी आ गए। मनु पाखी के सामने आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने पाखी की तरफ एक बॉक्स बढ़ा दिया। पाखी ने खोल कर देखा तो उसमें एक लाल रंग की साड़ी थी। पाखी ने तीनों की तरफ देखा तो तीनों मुस्कुरा रहे थे। पाखी ने लेने से मना कर दिया तो मनु ने फिर अपनी कसम दे दी। पाखी को साड़ी रखनी पड़ी। पूजा और बड़े चाचू दोनों चाहते थे कि पाखी मनु एक दूसरे को अपना लें और दोनों पूरी कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन पाखी ने अभी तक अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए थे। मनु बस प्यार से पाखी को देखे जा रहा था। सबने मेहंदी लगवा ली। रात के 3 बज रहे थे। मनु अब भी जाग रहा था। फिर अचानक उसने अपना हाथ आगे कर दिया। पूजा और पाखी को कुछ समझ नहीं आया तो पूजा ने कहा, तुझे भी मेहंदी लगवानी है? उसने हाँ में गर्दन हिला दी। पाखी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी तरफ देखा तो वो शरारत से बोला, तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ कितना अच्छा लगता है ना। पाखी चुप रही। फिर कहा, क्या बनाना है? कुछ ऐसा जो हमेशा मेरे साथ रहे। पाखी मुस्कुराई और फिर उसकी सख्त हथेली पर पाखी लिख दिया। मनु के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। पाखी काफ़ी थक गई थी। उसे नींद भी आने लगी तो उसने पूजा से घर जाने को कहा। इतनी रात में अकेले कहाँ जाएगी? अभी यहीं सो जा, सुबह चले जाना। पर पाखी नहीं रुकी तो पूजा उसे घर तक छोड़ने चली गई। मनु को पाखी का जाना अच्छा नहीं लगा, पर वो उसे रोक भी नहीं पाया। सारी रात लेटा लेटा हथेली पे लिखे पाखी के नाम को देखता रहा और उसके बारे में सोचता रहा। सुबह हो चुकी थी। हमेशा देर से उठने वाला मनु आज सबसे पहले उठ गया था। 8 बजे तक इधर उधर घूमने के बाद उसने पाखी को फ़ोन किया। उधर से आवाज़ आई, हेलो मनु। हेलो, उठी नहीं अभी तक? हाँ। मनु, उठो और जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। आज मम्मी पापा आने वाले हैं। मैं तुम्हारे बारे में उनको बताने वाला हूँ और जो साड़ी मैंने खरीदी है वही पहन कर आना। मनु की बात सुनकर पाखी की आंखें एकदम से खुल गई। वो घबरा गई। उसने मनु से कहा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? पापा को कुछ मत बताना प्लीज़, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मनु, मुझे कुछ नहीं पता। मम्मी को मैं पहले ही बता चुका हूँ सब, बस पापा से कहना बाकी है। और तुम जल्दी से तैयार होकर घर आ जाओ, वो लोग 10 बजे तक आ जाएंगे, कहकर मनु ने फ़ोन काट दिया। पाखी परेशान सी उठी और नहाने चली गई। बाथरूम से बाहर आकर उसने मनु की लाई लाल साड़ी पहनी। हाथों में चूड़ियाँ, कानों में बालियाँ पहनकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने सिंदूरदान से सिंदूर निकालकर मांग में लगाया। यही तो थी उसकी असलियत जो इन दिनों वो भूल चुकी थी। पाखी पूजा के घर जा रही थी कि रास्ते में उसने मनु के पापा मिल गए। पूजा ने उनके पैर छुए और मुस्कुराती हुई बोली, आप कब आए? बस अभी अभी। लेकिन तुम कहाँ थी अब तक? मनु के पापा ने शिकायत करते हुए कहा। बस यही थी। पाखी छिप गई। तभी मनु के पापा पाखी का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। पाखी उनके साथ साथ चल दी। घर के बाहर लगे टेंट में कुछ औरतें बैठी थी जो पूजा के पीहर से आई थी। मनु के पापा पाखी को लेकर उन औरतों के बीच गए और कहने लगे, इससे मिलो, ये है मेरी दूसरी बेटी पाखी। पाखी अवाक सी खड़ी उनकी तरफ देखने लगी, पर उसे खुशी थी कि आज उसे एक पिता भी मिल गए थे। सब बस पाखी को ही देखे जा रहे थे।
फिर मनु के पापा ने कहा, बेटा यहाँ बहुत गर्मी है, घर में चलकर ठंडा सा पानी पीते हैं और पूजा से भी मिल लूँगा। पाखी उनके साथ घर आ गई। उनको पूजा के कमरे में बैठाकर खुद उनके लिए पानी लेने चलेगी। पीछे पीछे मनु भी आ गया। पाखी जैसे ही पानी लेकर मुड़ी, सामने मनु को देखकर चौंक गई। एक गिलास पानी मिलेगा, मनु ने कहा। पाखी ने गिलास आगे बढ़ा दिया, लेकिन मनु ने नहीं लिया और कहा, पहले तुम पियो। पाखी ने घूरा तो उसने फिर कहा। पाखी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने पानी पी लिया तो मनु ने कहा, लाओ अब मुझे दे दो। पर ये मेरा जूठा है मनु, इसीलिए तो मांग रहा हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था, जूठा पीने से प्यार बढ़ता है। पाखी उसे घूरते हुए वहाँ से निकल गई। थोड़ी देर बैठ के मनु के पापा से बात करती रही। फिर उन्होंने उठते हुए कहा, अच्छा बेटा, अभी मैं मेहमानों के बीच जाता हूँ, रस्में शुरू होने वाली हैं। वो निकलने वाले थे कि मनु ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, पाखी ने उसके मुंह पे हाथ रख दीवार की तरफ धकेल दिया। मनु के पापा ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था और वो चले गए। पाखी अब भी मनु का मुंह अपने हाथ से बंद किए हुई थी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये पहली बार था जब मनु पाखी के इतना करीब था। फिर अचानक से पाखी मनु से दूर हो गई और कहा, प्लीज़ उनसे कुछ मत कहो। पाखी बाहर चली गई। थोड़ी देर में सब मेहमान इकट्ठा हो गए। पूजा सबको तिलक कर रही थी। पूजा की नंदे और पाखी भी वहीं खड़ी थी। पाखी के सामने मनु और मनु का दोस्त सनी था। तभी सनी ने पाखी को देखते हुए कहा, यार ये लाल साड़ी वाली लड़की कौन है? बहुत मस्त लग रही है। मनु को पहले तो गुस्सा आया, फिर हंसते हुए बोला, साले तमीज़ से भाभी है तेरी। मनु की बात सुनकर सनी का मुंह खुला रह गया और बोला, तुझे इतनी खूबसूरत लड़की मिली कहाँ से? चल वो छोड़, मिलवा तो दे उससे। मनु ने पाखी को आवाज़ लगाई। पाखी के आने के बाद मनु ने कहा, पाखी ये मेरा दोस्त है सनी, तुमसे मिलना चाहता था। सनी ने अपना हाथ जैसे ही आगे बढ़ाया, पाखी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते, आपसे मिलकर खुशी हुई। सनी ने वापस हाथ अपनी जेब में डाल लिया। पाखी चली गई। पाखी के जाते ही मनु ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।